हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप सब कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे तुर्की देश के बारे में, क्योंकि तुर्की जो है वो बहुत चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर इतना भयंकर भूकंप आया हुआ है जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो अगर तुर्की पूरे विश्व में चर्चा में है, तो अपने भारत में भी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, जितने भी केंद्र लेवल के एग्जाम हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, कितने भी एग्जाम हैं, इसमें भी बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके इतिहास के बारे में, इसके भूगोल के बारे में, इसके स्टैटिक जीके के बारे में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही है। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे तुर्की के बारे में, और तुर्की के बारे में जितना कुछ हो सकता है वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, हम एक प्रश्न के साथ आपको वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, हाल ही में भारत के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, या फिर कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। सबसे पहला है ऑपरेशन शरद हवा। ऑपरेशन शरद हवा, या फिर आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि ऑपरेशन शरद हवा, या फिर ऑपरेशन गंगा, या ऑपरेशन देवी शक्ति, या ऑपरेशन डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑपरेशन दोस्त। तो क्या करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, तब तक मैं इसके एक्सप्लेन में बात करता हूँ। देखिए, ऑपरेशन गंगा जो है, ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। अगर ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें, तो ये जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। अगर ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात करेंगे, तो यही ऑपरेशन जो है, इसको तुर्की और सीरिया में प्रभावित जो फंसे हुए लोग हैं उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना, उनको मलबे से निकालना, उनको सैन्य व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये भारत ने संभव समझा, और इसीलिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त को चलाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन दोस्त जो है वो तुर्की व सीरिया के मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे तुर्की के बारे में, और चर्चा में क्यों है तुर्की ये मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि भूकंप का तांडव जो है वो तुर्की में बहुत ज्यादा आया हुआ है। इसकी स्पीड जो है वो लगभग जो है वो 7.8, लगभग कितनी है, 7.8 है। और ये ब्रेकिंग न्यूज जो है बहुत तगड़े से चल रही है, क्योंकि इतना भयंकर डरावना मंजर आज के पहले कभी नहीं आया था। लगभग इसमें जो है अभी तक 51,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी शिनाख्त या उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी मलबे से निकाला ही नहीं गया है। तो ये आंकड़ा जो है वो लगभग 1 लाख के पार पहुंचने वाला है। और इतना दर्द, इतना भयंकर जो भूकंप है वो आज के पहले ही शायद कभी आया होगा। भूकंप तो इतने इससे ज्यादा तेज आ चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा जान मान की नुकसानी कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए तुर्की और सीरिया बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए हम इसके स्टैटिक और इसके भूगोल के बारे में सब कुछ बात करेंगे। बशर्ते आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। थोड़ा वॉइस डिस्टर्बिंग हो सकती है, थोड़ा अगल बगल पड़ोसी थोड़ा चिल्ला सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा वीडियो पे मेरी वॉइस सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, इसकी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में देख लेते हैं। अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है, और यहाँ पर भूकंप के तेज झटकों से तुर्की बुरी तरह से दहल गया है। तुर्की में एक के बाद एक 2 जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी जो भूकंप की जो स्पीड है उसको रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की जो स्पीड है उसको रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, और इसकी जो गति थी वो 7.8 तीव्रता की थी। ठीक है, तो सबसे पहले भूकंप को मापा किससे जाएगा, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाएगा। ठीक है, इसको भूकंप मापी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप मापी भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करो तो रिएक्टर स्केल बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो गति थी वो कितनी थी, 7.8 इसकी गति थी। कहां पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो अंकारा है, और अंकारा किसकी राजधानी है, तो तुर्की की राजधानी है। ठीक है, अगर सीरिया की राजधानी बात करें, तो सीरिया की राजधानी हो जाएगी दशमिक। क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी दशमिक है। और यहाँ पर भी
यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक है, तो अब चलते हैं तुर्की के सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तुर्की और एशिया, जो तुर्की है वो एशिया और यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि जो तुर्की है वो यूरेशिया में स्थित एक देश है। ठीक है, ये और जो है इसको आप ऐसे कर सकते हैं यूरेशिया। ठीक है, जो तुर्की है वो यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी राजभाषा जो है वो तुर्की है। इसकी राजभाषा क्या है? तो इसकी राजभाषा तुर्की है। यह संसार का एकमात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुमत वाला है, लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी ये क्या है? फिर भी ये धर्मनिरपेक्ष है। सब सोचने वाली बात है कि ये मुस्लिम बहुमत वाला देश है, यहाँ पर अधिक जनसंख्या में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? फिर भी एक धर्मनिरपेक्ष है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। और ये अपना विजय दिवस जो है वो 30 अगस्त 1922 से लगातार मना रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, इसने 29 अक्टूबर 1923 को गणराज्य के रूप में अपने आप को घोषित किया। 2016 में इसकी कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 7,84,04,403 थी। कितनी? 7,84,04,403 इसकी 2016 में जनसंख्या थी। अब तुर्की की, अगर तुर्की की मुद्रा की बात करें तो तुर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा है। और तुर्की का नया नाम आपको पता होना चाहिए, इसकी नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है तुर्की। तो अब हम लोग तुर्की की बात ना करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे तुर्की की। ठीक है, लेकिन आम तौर पर हम लोग तुर्की ही बोलते हैं, क्योंकि तुर्की अभी 2022 में इसका नाम तुर्की किया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका किसने किया था? तो इसका तुर्की के द्वारा ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, कि आज से तुर्की का नाम क्या कर दिया गया है? तुर्किया कर दिया गया। बात है 2022 की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तुर्की के मैप में देखते हैं कि तुर्की है कहाँ विश्व के मैप में। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला देख लीजिए, ये जो है ये है यूरोप। ठीक है, ये क्या है? ये है यूरोप। और इस तरफ जो है ये है एशिया। ठीक है, इस तरफ जो है ये एशिया है। ठीक है, इस तरफ जो ये वाला पूरा का पूरा क्या कह रहा है? ये एशिया है। ठीक है, लेकिन एशिया यहाँ तक नहीं है लालो, ये जो एशिया आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला, मैं कलर एक बार चेंज कर लूँ, ये यहाँ तक जो है ये वाला एशिया का भाग है। ठीक है, एशिया का भाग यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो यूरोप है वो यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि जो तुर्की है वो किन दो महाद्वीपों में स्थित है, तो आप लोग बता दोगे, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। ठीक है, कौन कौन सा? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। ये वाला आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये जो है ये यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो तुर्की जो है एकमात्र ऐसा देश है जो क्या करता है? दो महाद्वीपों को जोड़ता है, और दोनों महाद्वीपों में स्थित है। ठीक है, तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है। और मैंने आपको बता दिया आपको। ठीक है, अगर तुर्की के ऊपर एक सागर पूछ ले तो कौन है? ये ब्लैक सी, जिसको काला सागर के नाम जानते हैं। और तुर्की के नीचे एक और सागर है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे एक सागर है जिसको बोलते हैं एजियन सागर। ठीक है, कौन सा है ये? एजियन सागर है। और एजियन सागर को काला सागर से एक जलसंधि जोड़ती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बता दोगे आप लोग, बॉस्फोरस जलसंधि। ठीक है, बॉस्फोरस जलसंधि कौन कौन सी सागरों को जोड़ेगी? तो आप लोग बता दोगे, एजियन सागर को ब्लैक सी से जोड़ेगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इसका कुछ भाग जो यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, मैंने आपको ये बता दिया। अतः इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। एजियन सागर की पतली जलखंड के बीच आ जाने के कारण इस पुल के दो भाग हो जाते हैं, जिसे साधारणतः यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की के नाम से जानते हैं। अब अगर एशियाई तुर्की की बात करेंगे तो एशियाई तुर्की जो है उसका क्षेत्रफल है 2,87,117। कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 2,87,117 वर्ग मील इसका क्या है? क्षेत्रफल है, जो ये वाला तुर्की। ठीक है, ये वाला जो तुर्की है। ठीक है, और अगर यूरोपीय तुर्की की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 9,068 वर्ग मील। ठीक है, कौन सा तुर्की है? तो ये वाला तुर्की जो यूरोप में स्थित है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया सी ऑफ मरमरा, ये मरमरा सागर ये इस्तांबुल के पास, यहाँ पर मरमरा सी है और यहाँ पर ब्लैक सी है। ठीक है, मरमरा सागर को ब्लैक सी से कौन सी जलसंधि जोड़ेगी? तो मैंने आपको अभी बता दिया था, एजियन सागर इसका विस्तृत रूप है। और इसके छोटा सागर बात करेंगे तो ये मरमरा सागर यहाँ पर स्थित है। और एक्चुअली में जो बॉस्फोरस जलसंधि है वो मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे तुर्की को कुल क्षेत्रफल जो है वो 2,96,185 वर्ग मील है, जिसमें से यूरोपीय तुर्की जो है 9,068 है, जबकि एशियाई तुर्की 2,87,170 वर्ग मील है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि जो तुर्की है, तुर्की जो है इसका जो भूगोल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो एशियाई तो टर्की है, एशियाई टर्की जो है इसको 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। जो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला तुर्की, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? इसको 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, मैं एक बात आपको बता दूं। सबसे पहले इसका उत्तर जो है, ये इसका उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है, और यहाँ पर ये है दक्षिण। इधर इस तरफ है पूर्व और इस तरफ क्या है, इस तरफ है पश्चिम, ठीक है। इसके उत्तर में जो है मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है काला सागर। इसके उत्तर में काला सागर है और इसके दक्षिण में यहाँ पर स्थित है भूमध्य सागर, ठीक है। कौन सा है? भूमध्य सागर। तो नीचे भूमध्य सागर, उत्तर में काला सागर, ठीक है। तो उत्तर में जो काला सागर है, काला सागर के तट पर यहाँ पर पॉट्स पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से पर्वत पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पॉट्स पर्वत पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बना सकते हैं हम। यहाँ पर कौन से पर्वत हैं? तो यहाँ पर पॉट्स पर्वत हैं, जिनकी जो सीमाएं हैं वो काला सागर तक टच होती हैं, यानी कि यहाँ उत्तर में पॉट्स पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक भाग ये हो गया। अगर हम लोग बात करें कि मध्य भाग की, तो यहाँ पर एनाटोलिया और अर्मीनिया के निचले भाग पाए जाते हैं। एनाटोलिया जो है, एनाटोलिया यहाँ पर जो है, एनाटोलिया जो है वो टर्की में स्थित एक पठार है। क्या है? टर्की में स्थित पठार है, और ये इसका सेकेंड भाग है। और इसके अगर थर्ड भाग की बात करेंगे तो ये नीचे वाला थर्ड भाग है, और यहाँ पर भी पर्वत पाए जाते हैं। इसमें से टॉरस एवं एंटी टॉरस पर्वत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? तो टॉरस और एंटी टॉरस, यानी कि टॉरस पर्वत और एंटी टॉरस पर्वत, ये दोनों कहाँ हैं? तो बताओगे, ये अपनी भूमध्य सागर से अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर से अपनी सीमा को साझा करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैंने एक बात बताया आपको कि जो तुर्की है उसको 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ये प्राकृतिक भाग वो होते हैं जो हम नहीं बांटते हैं, इसको ईश्वर के द्वारा खुद ईश्वर ने अपनी तरह से इसको निर्माण किया होता है, लेकिन हम लोग इसे प्राकृतिक भागों में बांटते हैं, यानी कि 3 प्राकृतिक क्षेत्र के अनुसार से। पहला हमने कहा कि काला सागर जो है उत्तर में है, यहाँ पर जो पॉट्स पर्वत है, इसके अनुसार से हमने कह दिया कि उत्तर में इसके पॉट्स पर्वत है, और इसके मध्य में एनाटोलिया का पठार स्थित है, ठीक है। और इसके लास्ट में, इसके थर्ड में, यानी कि इसके दक्षिण में जो है टॉरस एवं एंटी टॉरस पर्वत पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा तक, जो भूमध्य सागर तक अपने आप को स्थापित करते हैं। अच्छा, दोनों समुद्रों के तट पर मैदान की पतली पतली पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि एशियाई टर्की को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर में काला सागर के तट तक पॉट्स पर्वत। अगर मध्य में पूछ ले, मध्य तुर्की में एनाटोलिया और अर्मीनिया के निचले भाग। एनाटोलिया यहाँ के क्या है? यहाँ के पठार हैं। दक्षिण में टॉरस एवं एंटी टॉरस पर्वत, जो भूमध्य सागर तट पर स्थित है। अच्छा, अगर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर मैंने तीनों भाग बनाए हैं। अगर आपको फिर से यहाँ बनाना है तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं पॉट्स पर्वत, ठीक है। कौन से पर्वत हैं? तो ये पॉट्स पर्वत हैं। पॉट्स पर्वत हैं जो काला सागर तक अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पर ये जो इसका सेकंड भाग है, यहाँ पर स्थित है एनाटोलिया और अर्मीनिया के पठार, ठीक है। एनाटोलिया और अर्मीनिया के पठार। और जो ये वाला तुम्हारा भाग है, निचला वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो निचला भाग है, यहाँ पर एंटी टॉरस और टॉरस नामक पर्वत पाए जाते हैं, जो भूमध्य सागर तक अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो पूरा टर्की है, यहाँ पर एनाटोलिया का पठार स्थित है, और पूरा जो टर्की है उसका 1/3 भाग जो है उसमें पठार स्थित है। यानी कि अगर 3 हिस्सा जो है पूरा टर्की का, उसमें एक हिस्से में पूरे के पूरे क्या है? पूरे के पूरे पठार स्थित है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो दोनों समुद्रों के तट पर मैदान की पतली पट्टियां पाई जाती हैं। पश्चिम में एजियन सागर तथा मरमरा सागर के तट पर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां मिलती हैं, जिससे मध्य पठार आवागमन सुगम हो जाता है। टर्की में विश्व प्रसिद्ध पठार एनाटोलिया का पठार स्थित है, जो टर्की के 1/3 भाग पर स्थित है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एनाटोलिया और अर्मीनिया के पठार पाए जाते हैं, जो लगभग पूरे टर्की का 1/3 भाग है।
अच्छा, अब चलिए हम बात करते हैं तुर्की के इतिहास की, कि तुर्की का इतिहास इसे क्यों फेमस है और तुर्की का आधुनिक जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब हम लोग ले चलते हैं आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। इसमें दो दो पार्ट में बटा था, ये देश जो थे दो पार्ट में बटे थे। पहला पार्ट था मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था और फ्रांस था। हालांकि बाद में इसमें रूस भी और अमेरिका भी इसी तरफ जुड़ते हैं, लेकिन धुरी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी था, हंगरी था और ऑस्ट्रिया और तुर्की था। ठीक है, अब एक्चुअली में बात क्या होती है कि 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चलता है, 1918 में युद्ध समाप्त हो जाता है और धुरी राष्ट्र अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। धुरी राष्ट्र अपनी हार स्वीकार कर लेंगे तो तुर्की जो है, तुर्की का खलीफा था, तुर्की के खलीफा के सारे अधिकार जो है वो ब्रिटेन के द्वारा छीन लिए जाते हैं और इसको बंदी बना लिया जाएगा। अब जब इसको बंदी बना लिया जाएगा, चूंकि ये मुस्लिम जो था, यहाँ का जो खलीफा होता था वो पूरे विश्व के मुसलमानों को नियंत्रित करता था। यानी कि जो खलीफा होता था वो बहुत बड़ा होता था, सरदार होता था पूरे मुस्लिमों का। पूरे जितने भी मुस्लिम देश थे उन सब का सबसे बड़ा राजा कौन था, तो ये खलीफा होता था। तो जब खलीफा के सारे अधिकारों को छीन लिया गया तो पूरे विश्व के मुसलमानों ने क्या कर दी, खिलाफत कर दी। किसके खिलाफ, तो किसके खिलाफ कर दी, तो ब्रिटेन के खिलाफ कर दी। यही कारण था कि भारत में भी 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसकी कमान सौंपी गई थी महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को जब इसकी कमान सौंपी गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो तुम्हारा धार्मिक आंदोलन है उसको राष्ट्रीय आंदोलन ना बनाए। ये किसने कहा था, तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किससे कहा, तो महात्मा गांधी से कहा था। ठीक है, हालांकि वही जिन्ना बाद में खुद धार्मिक नीतियों के कारण अपने देश को अलग कर लेगा और भारत का बंटवारा कराएगा। ठीक है, तो जब इस तुर्की के खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए गए तो ये क्या हुआ कि यहाँ का जो खलीफा था, उसके बाद जब इसके भारत सब जितने भी देश थे ब्रिटेन के खिलाफ क्या किया, मोर्चा खोला और इसने क्या कर दिया, इसने जो खलीफा के सारे अधिकार वापस करा दिए। अब हुआ क्या कि जब इसके सारे अधिकार वापस करा देंगे तो होगा क्या एक्चुअली में, लेकिन मैं उसके पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तुर्की में मित्र राष्ट्रों से हार जाता है और तुर्की के खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। पूरे विश्व में के मुसलमानों के द्वारा खिलाफत कमेटी बनाकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है। भारत में भी अली बंधुओं के द्वारा, जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 अगस्त 1920 ईस्वी को तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि हुई, जिसे सेवर्स की संधि कहा जाता है, जिसमें मुस्तफा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया, जो तुर्की का वर्तमान खलीफा था। मैंने कहा था 1918 में जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद इसको 1920 में छोड़ दिया जाएगा और इसके बाद इसमें संधि होगी, सेवर्स की संधि, जिसे मानने से कौन इनकार कर देगा, तो मुस्तफा कमाल पाशा क्या कर देगा, इसको मानने से इनकार कर देगा। आधुनिक तुर्की का निर्माणकर्ता मुस्तफा कमाल पाशा को ही जाना जाता है, जिसे अतातुर्क या फिर तुर्की के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब तुर्की ने कुछ अहम पॉइंट्स भी अपने देश में किए थे। जैसे इसने क्या किया कि 25 नवंबर 1925 को तुर्की ने जो मुसलमान टोपी पहनते हैं उसको पूरी तरह से बैन कर दिया, और केवल शब्दों से नहीं, इसको कानूनी रूप से बैन कर दिया। किसने, तुर्की ने। महिलाएं जो बुर्का पहनती, काला काला बुर्का जो पहनती मुस्लिम औरतें, उसको भी पूरी तरह से बैन कर दिया। ठीक है, अब बात होती है 1938 में मुस्तफा कमाल पाशा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके में बताने की कोशिश की कि कैसे जो तुर्की है वो चर्चा में है, तुर्की का स्टैटिक जीके, तुर्की का हिस्टोरिकल मोमेंट्स और तुर्की का भौगोलिक क्षेत्र, मैंने आपको सब कुछ बताया। और आपको अगर वीडियो अब पसंद आया हो तो